हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के प्रीक्योर में हम आपके पॉलिटी और इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे कि आपके दिसंबर लास्ट वीक के और हम कह सकते हैं जनवरी स्टार्टिंग के ही करंट अफेयर्स हैं। तो आइए शुरू करने से पहले हमेशा की तरह इंडेक्स देख लेते हैं आज के टॉपिक्स का। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके असम ने जो एक बिल निकाला है टू अबॉलिश स्टेट रन मदरसास। ठीक है जी, थोड़ी बहुत डिटेल्स देखेंगे इसके बारे में। सेकंड टॉपिक में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सरकार ने भी एक कन्वर्जन लॉ निकाला है, जैसे कि रिसेंटली आपकी यूपी सरकार ने भी निकाला था। फिर इलेक्शन कमीशन चाहता है कुछ रिफॉर्म्स लाना फॉर एब्सेंटी वोट, डीजीआईडी एंड न्यू सर्विस रूल्स। ठीक है जी, तो इनके बारे में हम थोड़ी बहुत डिटेल देखेंगे। फोर्थ टॉपिक में हम बात करेंगे अर्जेंटीना ने जो रिसेंटली ही अबॉर्शन को लीगलाइज किया है, क्यों इतना इंपॉर्टेंट है वहां पर, थोड़ा बहुत उसके बारे में हम देखेंगे। सेकंड लास्ट टॉपिक में हम बात करेंगे जो आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, उनकी जो पॉलिसी है टू हेल्प स्टाफ फेसिंग अब्यूज, थोड़ी बहुत डिटेल्स इसके बारे में देखेंगे। ये आपके मेंस आंसर राइटिंग के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। और लास्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि इंडिया नए मिशन ओपन करने वाला है इन एस्टोनिया, पेरेग्वे एंड द डोमिनिकन रिपब्लिक। ठीक है जी, तो बेसिक से टॉपिक्स हैं आज के। तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक के साथ। तो यहाँ बात हो रही है असम की जो राज्य सरकार है, उन्होंने टेबल किया है एक बिल टू अबॉलिश ऑल स्टेट रन मदरसास और उन्हें कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू जनरल स्कूल्स। और ये चाहते हैं कि ये जो आपकी प्रोसेस है ये आपकी अप्रैल 1 से इफेक्टिव हो जाए। ठीक है जी, सो बेसिकली जो आपका बिल है प्रपोज करता है टू अबॉलिश टू एग्जिस्टिंग एक्ट्स। कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपका द असम मदरसा एजुकेशन प्रोविंशियलाइजेशन एक्ट ऑफ 1995 और दूसरा है आपका द असम मदरसा एजुकेशन प्रोविंशियलाइजेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ एम्प्लॉयज एंड रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ मदरसा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एक्ट ऑफ 2018। तो इस बिल के आधार पर जितने भी आपके मदरसा इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें कन्वर्ट किया जाएगा इनटू अपर प्राइमरी, हाई एंड हायर सेकेंडरी स्कूल्स विद नो चेंज ऑफ स्टेटस, पे अलाउंसेस एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ द टीचिंग एंड द नॉन टीचिंग स्टाफ। ठीक है जी, तो इन चीजों पर किसी भी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। तो बेसिकली जो आपकी मदरसा एजुकेशन है ये असम में आपकी 1915 में इंट्रोड्यूस की गई थी और उसके ही चलते आपके 600 स्टेट रन इंस्टीट्यूट्स ऐसे वहां पर काम कर रहे हैं। और जो वहां की राज्य सरकार है वो स्पेंड करती है एनुअली 260 करोड़ ऑन दी स्टेट रन मदरसाज एंड द संस्कृत टोल्स। ये आपके संस्कृत लर्निंग सेंटर्स हैं वहां पर। तो असम में आपके 189 हाई मदरसाज हैं। अपार्ट फ्रॉम द कन्वेंशनल सब्जेक्ट्स जैसे कि आपका मैथमेटिक्स, साइंस, इंग्लिश, यहाँ पर आपका थियोलॉजी भी पढ़ाया जाता है एज अ सब्जेक्ट, जिसके आपके 50 मार्क्स कैरी करता है वो। ठीक है जी, सो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है टू ड्रॉप दिस सब्जेक्ट और जो ये मदरसा का जो वर्ड है इसे रिमूव करना इन इंस्टीट्यूशन से। और इसी बिल के चलते सरकार चाहती है टू कन्वर्ट 97 स्टेट रन संस्कृत टोल्स इनटू स्टडी सेंटर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री एंड एंशियंट इंडियन कल्चर। ठीक है जी, सो बेसिक सी आपकी डिटेल्स थी क्या क्या चाहती है असम की राज्य सरकार चेंजेस लाना वहां पर। तो थोड़ी बहुत अगर हम डिटेल्स देख लें आपकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन इन इंडिया से रिलेटेड, सो ये तो आपको पता ही है कि जो आपका इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अडॉप्ट किया गया था 26 जनवरी 1950 को, जो हमें राइट ग्रांट करता है टू ऑफ फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर ऑल सिटीजन्स विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है जी, तो इसमें आपका कौन कौन से आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड? आपका आर्टिकल 25 हो गया, राइट टू फ्रीली प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपोगेट वंस रिलीजन सब्जेक्ट टू पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी एंड हेल्थ। ठीक है जी, फिर आपका आर्टिकल 26 हो गया कि राइट टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशंस फॉर रिलीजियस पर्पसेस एंड टू मैनेज ओन अफेयर्स इन द मैटर्स ऑफ रिलीजन। ठीक है जी, फिर आपका आर्टिकल 28 है कि नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो कि आपका स्टेट फंड्स द्वारा मेंटेन किया जाएगा। ठीक है जी, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ये बेसिक सी डिटेल्स की आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ बात हो रही है आपके मध्य प्रदेश की जो सरकार है उन्होंने रिसेंटली एक कन्वर्जन लॉ लाए हैं। ठीक है जी, सो ये जो प्रपोज लॉ है ये रेगुलेट करेगा इंटरफेथ मैरिजेस इन द स्टेट। ठीक है जी, और साथ साथ ये प्रोवाइड करता है अप टू 10 years इन जेल फॉर forcing women, minors and people from scheduled caste and scheduled tribes to undergo religious conversions। ठीक है जी, और इसमें एक स्पेशल क्लॉज भी रखा गया है ऑन नो प्यूनिटिव एक्शन अगेंस्ट दोज हु रिटर्निंग टू देयर एंसेस्ट्रल रिलीजन। कि मान लिया पहले किसी ने कन्वर्जन किया हो, फिर दोबारा से अगर वो वापस कन्वर्जन करना चाहते हो अपने एंसेस्टर रिलीजन में, तो उसमें किसी प्रकार का कोई भी प्यूनिटिव एक्शन नहीं लिया जाएगा उन लोगों के अगेंस्ट। सो ये जो आपका प्रपोज लॉ है इसको कहा जा रहा है मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल ऑफ 2020, जो कि कहता है पैतृक धर्म में वापसी, कि जो आपका फादर का रिलीजन है उसमें दोबारा आपका रिटर्न करना, उसे
ट्रीट नहीं किया जाएगा एज अ कन्वर्जन। ठीक है जी। एंसेस्ट्रल रिलीजन बेसिकली आपका डिफाइन किया जाता है एज द रिलीजन ऑफ द फादर ऑफ द पर्सन एट द टाइम ऑफ हिज बर्थ। ठीक है जी। जब भी जन्म के समय जो उनके पिताजी का रिलीजन होगा उसे ही एंसेस्ट्रल रिलीजन के तरीके से रखा जाता है। सो इस नए लॉ के आधार पर जो आपकी रिकन्वर्जन है वो आपका एक पनिशेबल ऑफेंस नहीं है, बिकॉज ये माना जाएगा कि इट इज मोर ऑफ अ रियलाइजेशन ऑफ अ मिस्टेक देन अ क्राइम। ठीक है जी। तो जो आपकी प्रपोज लेजिस्लेशन है ये रिप्लेस करेगी जो आपका 1968 का मध्य प्रदेश फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट था, इस एक्ट को। ठीक है जी। और ये आपकी डिफरेंट है, जो कि हमने आपकी बात भी की, जो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी आपका एक लेजिस्लेशन निकाला है रिलेटेड टू कन्वर्जन एंड इंटरफेथ मैरिजेस, तो उससे भी थोड़ा ये डिफरेंट है। किस प्रकार से डिफरेंट है कि जो आपका एमपी लॉ है वो प्रोवाइड करता है फॉर पेरेंटल प्रॉपर्टी राइट्स टू द चिल्ड्रन ऑफ एन इंटरफेथ मैरिज, और इसमें जो मंथली मेंटेनेंस भी प्रोवाइड करता है, साथ के साथ आपका 50,000 का फाइन भी लगाया जाएगा फॉर एन इंटर रिलीजन यूनियन विदाउट द परमिशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। इसमें जो बेसिकली आपका फाइन है, जो यूपी के लेजिस्लेशन है उसमें आपका 25,000 का फाइन है। जेल टर्म्स दोनों ही लॉज में इक्वल हैं, और बेसिक सा पर्पस भी दोनों लॉज का एक तरीके से सेम ही है कि प्रोहिबिट किया जा सके रिलीजियस कन्वर्जन और अटेम्प्ट ऑफ कन्वर्जन बाय द मीन्स ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, अल्योरमेंट, थ्रेट, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोर्जन, मैरिज एंड अदर फ्रॉडुलेंट मीन्स। तो ये चीज हम आपकी ऑलरेडी पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। सो जो रिसेंटली ही आपका बिल प्रूव किया गया है, इसके ड्राफ्ट के आधार पर अगर कोई फोर्स्ड कन्वर्जन करता है किसी महिला की, किसी माइनर की, या फिर किसी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब की, तो वो अट्रैक्ट करेगा इम्प्रिजनमेंट ऑफ 2 to 10 years एंड अ मिनिमम फाइन ऑफ 50,000। ठीक है जी। और आपकी जो अगर कोई मास फोर्स कन्वर्जन होगी तो उसमें आपकी जो पनिशमेंट है वो बढ़ा दी गई है 5 to 10 years तक की ऑफ द जेल टर्म, और इसमें जो फाइन है आपका 1 लाख तक भी लग सकता है। इसमें खास बात क्या है कि जो आपका बर्डन ऑफ प्रूफ है, ठीक है जी, वो आपका अक्यूज के ऊपर रहेगा कि अक्यूज को प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा अगर उन्हें अपनी इनोसेंस प्रूव करनी है। ठीक है जी। और जितनी भी आपकी फोर्सफुल कन्वर्जन और मैरिजेस हैं, तो इन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंस माना गया है एंड दीज आर नॉन बेलेबल। और एक प्रोविजन रहेगा फॉर डिक्लेयरिंग इंटरफेथ फोर्सफुल मैरिजेस एंड फोर्स्ड कन्वर्जन्स नल एंड वॉइड। ठीक है जी। सो इसमें जो आपके जैसे रिलीजियस गुरुज होते हैं या कोई भी व्यक्ति रहेगा, उन्हें इन्फॉर्म करना जरूरी है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एटलीस्ट 60 डेज एडवांस में टू द शेड्यूल्ड डेट ऑफ मैरिज। किसी प्रकार की ऐसी इंटरफेथ मैरिज होती है तो उसमें 60 दिन पहले उन्हें इन्फॉर्म करना जरूरी है। अगर इसकी वायलेशन हुई इस रूल की, तो जो भी ये रिलीजियस गुरु या जो भी व्यक्ति होंगे, इनके लिए भी पनिशमेंट रखी गई है 3 से 5 साल की जेल में, और मिनिमम फाइन रखा गया है 50,000 का। और जो आपका ये बिल है, इसमें किसी प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं रखा गया है टू डील विद द पास्ट केसेस ऑफ द फोर्स कन्वर्शन। ठीक है जी। साथ के साथ कोई टाइम लिमिट भी नहीं रखी गई है ऑफ लॉजिंग अ कंप्लेंट विद पुलिस आफ्टर मैरिज। जैसे कि जो आपका डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट है, उसमें आपकी टाइम लिमिट रखी जाती है किसी भी एफआईआर को फाइल करने की 7 साल की शादी के बाद से। ठीक है जी। काफी स्टेट्स हम देखते ही आ रहे हैं कि आपके लॉज ऑप्ट कर रहे हैं ऑन फ्रीडम ऑफ रिलीजन फॉर मैरिज। जैसे कि आपका जो उत्तर प्रदेश सरकार ने भी अपना एक लॉ निकाला था, प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑर्डिनेंस 2020। ठीक है जी। हरियाणा और कर्नाटका की जो राज्य सरकार है उन्होंने भी अनाउंस की है कि उनके भी इंटेंशंस हैं इस तरीके के लॉस को एनैक्ट करने की। हालांकि जो ये लॉ है आपका, ये इसे काफी शार्प क्रिटिसिज्म मिलता है फॉर द कंसेप्ट ऑफ लव जिहाद, जिसका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल बेसिस नहीं है। तो इसमें आपके आर्टिकल्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड? आर्टिकल 21 हो गया, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन जिसके चलते गारंटी देता है इंडिविजुअल्स को कि उनके पास राइट है टू मैरी अ पर्सन ऑफ वन चॉइस। ठीक है जी। फिर इसमें आपका आर्टिकल 25 भी हो गया, जो कि फ्रीडम ऑफ कॉन्शियस प्रोवाइड करता है, प्रैक्टिस एंड कन्वर्जन ऑफ रिलीजन ऑफ वंस चॉइस इंक्लूडिंग नॉट फॉलोइंग एनी रिलीजन। ठीक है जी। सो ये दोनों आर्टिकल्स इंपॉर्टेंट है, आपको इनके बारे में पता होना जरूरी है। सो इसमें सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने भी काफी अपनी ऐसी जजमेंट्स में कहा है कि स्टेट और जो कोर्ट्स हैं उनकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है किसी भी अडल्ट के एब्सोल्यूट राइट के ऊपर कि वो किस तरीके से अपने लाइफ पार्टनर चूज करते हैं। ठीक है जी। बट स्टिल इस प्रकार के जो आपके लॉज हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स निकाल रही हैं ताकि जो आपका फोर्सफुल कन्वर्जन हो रहा है उस पर रोक लगाई जा सके। ठीक है जी। तो ये बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। तो यहाँ बात हो रही है आपकी इलेक्शन कमीशन कुछ रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, जिसके चलते पहली बात कि आपका इंक्रीज करेगा वोटर बेस और फैसिलिटेट करेगा वो इन हायर टर्नआउट ड्यूरिंग पोल्स। ठीक है जी।
चार कौन कौन से आपके वो रिफॉर्म्स हैं। पहली बात कि आपके वो आधार नंबर को वोटर आईडी से लिंक करने की बात कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि जो आपकी डुप्लीकेशंस और मिसरिप्रेजेंटेशंस हैं फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल्स, उसे हम वीड आउट कर सकते हैं। साथ साथ इट विल एनेबल इलेक्ट्रॉनिक एंड इंटरनेट बेस्ड वोटिंग एंड गिविंग रिमोट राइट्स टू डोमेस्टिक माइग्रेंट्स। ठीक है जी। सो बेसिकली इसके लिए सरकार को अमेंडमेंट लानी पड़ेगी टू द सेक्शन 14B ऑफ द आरपी एक्ट ऑफ 1951। ठीक है जी। सेकेंड इनिशिएटिव क्या है उनका, वो चाहते हैं कि जैसे ही किसी भी व्यक्ति की उम्र 18 साल हो जाए तो उसी वक्त उन्हें रजिस्टर किया जाए एज अ वोटर। सो इसमें इलेक्शन कमीशन चाहता है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन डेट्स उन्हें मिले, बट शायद यही लग रहा है कि गवर्नमेंट एक्सेप्ट करेगी ट्वाइस अ ईयर फॉर्मेट। ठीक है जी। तो इसमें भी आपकी अमेंडमेंट होनी है टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951। फिर आपका एक और इनिशिएटिव है इलेक्शन कमीशन का कि वो इंश्योर करना चाहते हैं जेंडर न्यूट्रल वोटिंग राइट्स टू सर्विस वोटर्स, कि जो हस्बैंड्स हैं आपके और जो चिल्ड्रन हैं ऑफ अ सर्विस वोटर, उन्हें भी एनरोल किया जाए एज वोटर्स। ठीक है जी। तो इसमें भी आप प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स रखी गई हैं टू सेक्शन 20 ऑफ द आरपी एक्ट ऑफ 1951। ठीक है जी। और लास्ट क्या है इनका इनिशिएटिव कि ऑफरिंग डिजिटल वोटर आईडी टू फ्रेशली रजिस्टर्ड वोटर्स। सो बेसिकली जैसे आपका ई आधार का मॉडल है कि आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसी तरीके से आपका वोटर आईडी, डिजिटल वोटर आईडी भी ऑफर करने की बात की जा रही है, जिसे वो डाउनलोड किया जा सकता है। और ये आपका लॉन्च किया जाएगा ऑन जनवरी 25 द नेशनल वोटर डे। ठीक है जी। जैसे कि हमने बात की जो आपके पहले तीन इनिशिएटिव्स हैं उनमें अमेंडमेंट्स की जरूरत है टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट ऑफ 1951, और ये उम्मीद है कि ये जो अमेंडमेंट्स जो बजट सेशन होगा पार्लियामेंट का उस दौरान की जाएंगी। ठीक है जी। तो हमने आपके जो ये चार इनिशिएटिव से ये डिस्कस तो कर ही लिए हैं, आप यहाँ से उन्हें अपने नोट्स में भी कंपाइल कर सकते हैं। ठीक है जी। इसमें हम आपकी कुछ चीजें डिस्कस कर सकते हैं कि जो आपकी सेकंड इनिशिएटिव प्रपोज की गई थी यहाँ पर कि रजिस्टर किया जाए 18 साल जैसे ही कन्वर्ट हो जाए किसी व्यक्ति के, तो उसे जल्द से जल्द रजिस्टर कर दिया जाए एज अ वोटर। करंटली क्या है कि जो आपके टर्न होते हैं 18 साल के ऑन जनवरी 1 सिर्फ वही अप्लाई कर सकते हैं टू रजिस्टर एज अ वोटर दैट ईयर। ठीक है जी। बट इसमें जो आपका पोल पैनल है वो एक्सपेक्ट करता है टू सीक मल्टीपल रजिस्ट्रेशन डेट्स। जहां तक की उम्मीद है कि इसमें उन्हें ट्वाइस अ ईयर फॉर्मेट ही मिलेगा, कि जैसे आपका एक जनवरी 1 हो गया उसके बाद आपका एक 1 जुलाई हो गया, तो इस तरीके से उन्हें एक फॉर्मेट प्रोवाइड किया जाएगा। तो आपको ये बताया था आरपी एक्ट है उसमें अमेंडमेंट होने की जरूरत है। ठीक है जी। फिर इसमें आपकी एक और रिकमेंडेशन थी कि जो आपके हस्बैंड हैं ऑफ अ फीमेल सर्विस पर्सनल, उन्हें अलाउ किया जाए टू बी रजिस्टर्ड एज अ सर्विस वोटर जहां पर वो ऑफिस होल्ड कर रही हैं। क्योंकि करंटली जो आपका सब सेक्शन 8 है ऑफ सेक्शन 20 ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, वो अलाउ करता है सिर्फ वाइफ को ऑफ अ मेल सर्विस वोटर कि वो अपना वोट कास्ट कर सकती हैं एज अ सर्विस वोटर। तो ये जो फैसिलिटी है ये अभी हस्बैंड को अवेलेबल नहीं है, और जो करंट रूल्स हैं वो आपके बच्चों को भी परमिट नहीं करते हैं ऑफ अ सर्विस वोटर रिजाइडिंग विद हिम टू बी एनरोल्ड एज सर्विस वोटर्स। तो इसमें रिकमेंडेशन दी गई है इलेक्शन कमीशन की लॉ मिनिस्ट्री को कि एक तरीके का जनरल न्यूट्रल वर्ड का यूज किया जाए जैसे कि स्पाउस, ताकि जो हस्बैंड्स हैं जो कि अपने सर्विंग वाइफ के साथ रिजाइड कर रहे हैं उन्हें भी अपना वोट कास्ट करने का हक मिले। ठीक है जी। सो बेसिक डिटेल्स थी आपकी इन टॉपिक से रिलेटेड, काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं ये इलेक्शन कमीशन के। ये आपके दोनों ही मेंस आंसर राइटिंग एज वेल एज प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इनको जरूर अच्छे से पढ़िए। आइए अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ पर बात हो रही है कि अर्जेंटीना ने रिसेंटली ही लीगलाइज किया है अबॉर्शन को अप टू 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है जी। तो इससे पहले जब आपका बिल पास हुआ था उससे पहले तक जितने भी आपके अबॉर्शन थे उन्हें परमिशन मिलती थी इन द केसेस ऑफ रेप, या फिर अगर कभी जो आपकी वुमन है उसकी हेल्थ आपकी सीरियस रिस्क की स्टेज पर है तभी अबॉर्शन की परमिशन वहां दी जाती थी। तो इसमें काफी एक्टिविस्ट है जो कि कैंपेनिंग कर रहे थे काफी सालों से कि ये जो आपका लॉ रखा गया है जो कि 1921 से वहां पर एग्जिस्ट कर रहा है इसे ओवरटर्न किया जाए। और ये जो आपका बिल है इट कॉल्स फॉर ग्रेटर ऑटोनॉमी फॉर वुमेन ओवर देयर ओन बॉडीज, और बेसिकली जो उनके रिप्रोडक्टिव राइट्स हैं उनका कंट्रोल उनके पास आ गया है। और साथ के साथ ये आपका प्रोवाइड करेगा बेटर हेल्थ केयर फॉर प्रेग्नेंट वीमेन एंड यंग मदर्स। ठीक है जी। सो क्यों एक तरीके का एक लैंडमार्क बिल है, तो इस लॉ से पहले जितनी भी आपकी वीमेन थी दे यूज टू टर्न टू इलीगल एंड अनसेफ प्रोसीजर्स। ठीक है जी, अबॉर्शन के लिए। और जो आपके सोशो इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज्ड बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे उनके लिए आपके सेफ मेडिकल प्रोसीजर्स फॉर अबॉर्शन का एक्सेस का जो स्कोप था वो और ज्यादा कम था।
ठीक है जी। सो इसमें जो आपका ह्यूमन राइट्स वॉच है उनके आधार पर जो आपका अनसेफ अबॉर्शन है वो आपका लीडिंग कॉज ऑफ मैटरनल मोर्टेलिटी इन अर्जेंटीना। इसमें जो आपका कैथोलिक चर्च है और जो वहाँ की एवेंजेलिकल कम्युनिटी है वो उनके पास काफी ज्यादा पावर है, काफी इन्फ्लुएंस रहता है उनका अर्जेंटीना में, और वो काफी स्ट्रांगली अपोज करते हैं ऑफ पासिंग ऑफ दिस बिल। ठीक है जी। सो काफी हम कह सकते हैं सालों से या काफी डेकेड से जो वहाँ की कैथोलिक चर्च है उनका जो बिलीफ है उनके ही आधार पर जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स की सेल है वो भी प्रोहिबिटेड थी उस कंट्री में। ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये काफी इंपॉर्टेंट बिल था अर्जेंटीना के लिए। इंडिया के बारे में बात करें तो जो हमारा एमटीपी एक्ट है 1971 का, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, तो बेसिकली ये बेसिक सी टाइमलाइन है उसकी, आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है जी। और आपके कुछ फीचर्स हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी अमेंडमेंट बिल ऑफ 2020 के, ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो आपकी अपर गेस्टेशन लिमिट है फॉर अबॉर्टिंग प्रेगनेंसीज वो आपकी 20 से 24 वीक्स तक बढ़ा दी गई है फॉर स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वुमेन। साथ साथ आपका स्ट्रेंथन करता है एक्सेस टू कॉम्प्रिहेंसिव अबॉर्शन केयर अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशंस विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग सर्विस एंड क्वालिटी ऑफ सेफ अबॉर्शन। काफी एक हम कह सकते हैं सिग्निफिकेंट स्टेप है टुवर्ड सेफ्टी एंड वेलबींग ऑफ वुमेन। बिल के चलते इट विल इंश्योर डिग्निटी, ऑटोनॉमी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी एंड जस्टिस फॉर वुमेन हु नीड टू टर्मिनेट प्रेगनेंसी। ठीक है जी। सो बेसिक डिटेल्स है इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में, आपको इसके बारे में पता होना काफी जरूरी है। तो आइए आज का अगला टॉपिक देखते हैं। यहाँ बात हो रही है जो आपकी हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड है, उन्होंने एक पॉलिसी निकाली थी टू हेल्प एम्प्लॉइज कोप अप विद डोमेस्टिक अब्यूज। इसमें आपके जितने भी एम्प्लॉइज हैं दोज हु आर सब्जेक्टेड टू और हु आर सर्वाइवर्स ऑफ एक्ट्स ऑफ फिजिकल और इमोशनल अब्यूज आउटसाइड द वर्क प्लेस, वो एक्सेस कर सकते हैं अर्जेंट मेडिकल केयर, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग फॉर देमसेल्व्स एंड देयर फैमिलीज। साथ के साथ इसमें आपकी पेड लीव है ऑफ अप टू 10 डेज। ठीक है जी। सो बेसिकली इस पॉलिसी का एक मोटिव क्या है कि वो प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, रिलीफ ग्रांट करना चाहते हैं टू एम्प्लॉइज हु आर सर्वाइवल्स ऑफ अब्यूज और एक्ट्स ऑफ फिजिकल और इमोशनल अब्यूज बियॉन्ड द वर्क प्लेस। क्योंकि जो आपका ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर है ये रिसेंटली ही शुरू हुआ है जब से आपका पेंडेमिक आया है, और इसी के चलते काफी ऐसे इंस्टेंसेस भी आए हैं जहां पर आपका जो अब्यूज है, जो डोमेस्टिक अब्यूज है वो बढ़ता भी जा रहा है। तो उसी को एड्रेस करने के लिए ये पॉलिसी लाई गई है। ठीक है जी। सो आपकी पॉलिसी कवर करेगा मोर देन 20,000 एम्प्लॉइज ऑफ हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड इंक्लूडिंग व्हाइट कॉलर एंड ब्लू कॉलर वर्कर्स। ठीक है जी। अक्टूबर में लॉन्च की गई थी। हम इसे अभी इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि आपके मेंस आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। आप इस तरीके के पॉलिसी इनिशिएटिव्स के बारे में भी एग्जाम्पल के तौर पर अपने आंसर में प्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है जी। तो ये तो हमने आपको बताया है कि बेसिकली ये जो आपका मूव है इसलिए आया गया कि काफी ऐसी रिपोर्ट्स आ रही थी इन इंस्टेंसेस की जहां पर डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा था। ठीक है जी। फैक्ट्स के आधार पर देखा जाए तो 1 in 3 women एंड 1 in 7 men एनकाउंटर अब्यूज एट सम पॉइंट इन देयर लाइफ टाइम। ये आपके हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड की एक स्टडी के बेसिस पे कहा गया है। तो जो आपकी हरासमेंट पॉलिसीज हैं जैसे कि आपका पॉश एक्ट हो गया, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू वर्क प्लेस हरासमेंट। बट जैसे कि अब आपका घर भी एक तरीके का एक्सटेंडेड वर्क प्लेस है, सो परहैप्स इट इज अ गुड आइडिया टू एक्चुअली कवर इवन दोज फॉर्म्स ऑफ हरासमेंट। तो जो आपका हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड का इनिशिएटिव है इसके चलते एक प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया है फॉर इंडिया इंक that has been embracing HR policies with an aim to make workplaces equitable and inclusive। ठीक है जी। और इसी की तरीके से टाटा स्टील ने भी इंट्रोड्यूस की थी एक पॉलिसी जिसके चलते वो कवर करती है पार्टनर्स ऑफ एम्प्लॉइज हु आइडेंटिफाई एज अ पार्ट ऑफ LGBTQ+ कम्युनिटी, ताकि वो HR बेनिफिट्स अवेल कर सकें जो कि परमिसिबल हैं अंडर द लॉ। सो इस टाटा की पॉलिसी का बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है कि सूटेबल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना टू द पीपल ऑफ द कम्युनिटी, और किसी भी प्रकार का जो स्टिग्मा है जो कि उनके साथ अटैच्ड है उसे खत्म करना जो कि हिंडर कर सकता है उन्हें किसी प्रकार का एम्प्लॉयमेंट गेन करने से। ठीक है जी। और इसी के चलते जोमेटो ने भी आपकी अगस्त में एक पॉलिसी लॉन्च की थी। इसके चलते जितनी भी आपकी women इंक्लूडिंग ट्रांसजेंडर पीपल दे कैन अवेल अप टू 10 days ऑफ पीरियड लीव्स इन अ ईयर। ठीक है जी। सो बेसिक से डिटेल से आपके टॉपिक से रिलेटेड, सो बेसिकली आपके मेंस आंसर राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। तो आइए आज का लास्ट टॉपिक देखते हैं। थोड़ा शॉर्ट में ही डिस्कस करेंगे इसके बारे में कि इंडिया कुछ मिशंस ओपन करने जा रहा है इन एस्टोनिया, पैराग्वे एंड द डोमिनिकन रिपब्लिक। तो रिसेंटली ही केंद्रीय सरकार ने अनाउंस किया है कि वो 3 मिशंस आपके ओपन करेंगे इन 3 कंट्रीज में इन 2021। सो बेसिकली जो आपका ये मिशंस ओपन करने जा रहे हैं इसके चलते पहली बात जो इंडिया का डिप्लोमेटिक फुटप्रिंट है उसे एक्सपैंड किया जाएगा।
ठीक है जी। जो पॉलिटिकल रिलेशंस है उन्हें डीपन किया जाएगा, बायलैटरल ट्रेड को ग्रोथ मिलेगी, किसी भी प्रकार की जो आपकी इन्वेस्टमेंट है और इकोनॉमिक एंगेजमेंट है उन्हें बढ़ावा मिलेगा, स्ट्रॉन्गर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट्स होंगे यहाँ पर, और जो पॉलिटिकल आउटरीच है इन मल्टीलेटरल फोरा उसे बॉस्टर मिलेगा यहाँ पर, और साथ के साथ जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव्स हैं हमारे देश के उन्हें भी एक तरीके का सपोर्ट प्रोवाइड होगा उन्हें इन मिशन से। ठीक है जी। और जो हमारे डायस्पोरा के मेंबर्स हैं जो कि इन देशों में रिजाइड कर रहे हैं उनके लिए भी काफी ये बेनिफिशियल रहेगा। 2018 में भी केंद्रीय सरकार ने आपके 18 मिशंस के बारे में बात की थी कि उन्हें ओपन करेंगे, बट सब आपके एस्टैब्लिश नहीं किए गए हैं, और ये जो न्यूली अनाउंस्ड मिशंस ये भी आपके फर्दर डिले कर सकते हैं बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ पेंडेमिक। सो एस्टोनिया ने ये वेलकम किया है डिसीजन, ये कहते हुए कि इसके चलते जो उनके टाइज है उन्हें स्ट्रेंथन मिलेगा, जो ट्रेड को उनके बढ़ावा मिलेगा, साथ के साथ जो साइबर सिक्योरिटी में जो एंगेजमेंट है दोनों देशों की उसे भी काफी बूस्ट मिलेगा। ठीक है जी। पैराग्वे और डोमिनिकन रिपब्लिक ने भी आपके ऑलरेडी ही मिशन सेटअप किए हैं दिल्ली में 2006 में। सो बेसिकली ये जो सरकार का डिसीजन है टू ओपन दीज 3 मिशंस इन अ फॉरवर्ड लुकिंग स्टेप इन परसूट ऑफ आवर नेशनल प्रायोरिटी ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसे हम सबका साथ सबका विकास भी कहते हैं। ठीक है जी। इसमें आपको क्वेश्चंस किस तरीके से बन सकता है कि जो आपको तीनों कंट्रीज हैं इनकी जोग्राफिकल लोकेशन के बारे में पता होना चाहिए, थोड़े बहुत इनके जो एक्स्ट्रा फीचर्स हैं उनके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, आपको उस तरीके से भी क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है। ठीक है जी। सो बेसिक सी डिटेल्स थी आपकी इस टॉपिक से रिलेटेड। तो आज के हमारे जो 6 टॉपिक्स थे करंट अफेयर्स के वो यहीं खत्म होते हैं। आई होप आपने यहाँ कुछ ना कुछ गेन जरूर किया हो। तो जो जो चीजें आपने पहले नहीं पढ़ी हैं, जिनके बारे में आपको इतना आइडिया नहीं है, मैं आपको एडवाइस करूंगा कि उनको आप अपने नोट्स में कंपाइल कीजिए। हमारी पीडीएफ कंपाइलेशंस तो आती ही रहती हैं, आप वहां से भी कॉपी कर सकते हैं, उनका भी प्रिंट आउट ले सकते हैं। ठीक है जी। तो इसी तरीके से रेगुलरली करंट अफेयर्स को फॉलो कीजिए। जो आपका शाम को एक और वीडियो आता है प्रीमिक्स का, जिसमें आपके 5 प्रीवियस क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उन्हें भी रेगुलरली अटेम्प्ट कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका बेस बढ़ेगा प्री बेस्ड क्वेश्चंस का, उतनी ही आपकी जो प्रिपरेशन है उसका लेवल बढ़ेगा, और उतना ही अच्छा आपका स्कोर आएगा प्रीलिम्स में। ठीक है जी। सो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट।